हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो कैसे हैं आप? आज तो खैर स्वतंत्रता दिवस है, आप लोग झंडा फहरा ही रहे होंगे। बढ़िया है, हमें अपने देश पे गर्व है और झंडा फहराना चाहिए। बढ़िया है, आप एंजॉय करिए, पतंग उड़ाइए। खैर मेरे पास फ्री टाइम था आज, तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आ गया हूँ जिसकी मैंने चर्चा उस दिन की थी और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो रिएक्शंस है ना, दरअसल इनमें क्या होता है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको दो तरह के रिएक्शंस बहुत तंग करते हैं, दो तरह के मैकेनिज्म्स बहुत तंग करते हैं। उसमें से आपको चूज करना होता है कि सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएं या फिर एलिमिनेशन के साथ जाएं, कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। ये सेलेक्ट करने में बहुत समस्या होती है। अब मैं सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, एलिमिनेशंस क्या होते हैं, मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता है। मैंने सवाल दिया था और वो सवाल बेहतरीन था, कम्युनिटी पोस्ट पर है, आप उसे देखिएगा। वो सवाल बहुत अच्छा था और क्योंकि उस सवाल में इस थ्योरी की जरूरत थी, इस थ्योरी की दरकार थी, इसलिए मैं इस थ्योरी को डिस्कस आपके सामने कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका ऑर्डर होता है, ये सब आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। और मेरा मानना सही भी होगा क्योंकि जैम के बच्चे, नेट के बच्चे और गेट के बच्चे तो ये जानते ही, ये तो आप 11th से पढ़ रहे हैं यार, तो उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। हाँ, मैं जिक्र जरूर करूंगा जब मैं एक प्लेलिस्ट के मुताबिक क्लास ले रहा हूँ, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँगा तब मैं जरूर बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कब नहीं होते, इनकी चर्चा मैं जरूर करूंगा। उसमें मैं बेसिक आइडिया भी आपको दूंगा, सब कुछ प्रिलिमिनरी हम स्टार्ट करेंगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल सबसे पहला यही है कि आप मेजर प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। इसको प्रिडिक्ट करने में आपको बहुत समस्या होती है जब भी कभी ये रिएक्शंस कंपटीशन में हो। ओहो, जब भी इनके बीच कंपटीशन हो जाए तो फिर क्या मेजर बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इथॉक्साइड बेस है, इथॉक्साइड बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी, आप जानते हैं इथॉक्साइड, अरे इथॉक्साइड जो होता है ना OET नेगेटिव, यही होता है। तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, मतलब प्रोटॉन भी ले सकता है और ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, मतलब इसे पीछे से यहां से अटैक करे इसके सिग्मा स्टार में और इसको निकाल के बाहर फेंक दे। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि एग्जाम में आपसे पूछता है बता मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और यहाँ पर ये 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं और आपसे उसने पूछ लिया बता दे भाई मेजर क्या होगा, और यही आप बर्बाद हो जाते हैं। और इस तरह के सवाल केवल जेई नीट की बात नहीं कर रहा, जेई नीट में तो आते ही, ये जेई नीट के तो फेवरेट है ही, इनमें तो ये पक्का ही आते हैं, लेकिन कई बार ये गेट और जैम के एग्जाम में भी दिख जाते हैं, गेट और जैम इन एग्जाम्स में भी ये दिख जाते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये दिख जाते हैं और उनमें फिर आप बर्बाद हो जाते हैं। ये लगते बहुत आसान है क्योंकि आपको भी ईगो प्रॉब्लम है, ये आप 11th 12th से पढ़ रहे हैं और आप जैसे ही ऐसा सवाल देखते हैं आपसे रहा तो जाता नहीं, आप तुरंत लगाते हैं और आप ऐसे में गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में आप गलती कर देते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट आप क्योंकि पूरी तरह से नहीं जानते हैं आप गलती कर देते हैं और ये आसान से सवाल जो आपको पॉजिटिव देने चाहिए थे वो आपको नेगेटिव दे जाते हैं और आपको बहुत तकलीफ भी होती है, अरे इतना आसान सवाल नहीं कर पाया यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों आज इसी का वहम मैं मिटाने आया हूं, इसी की चर्चाएं अपन विस्तृत तौर पे करेंगे और मैं आज आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पक्का ही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कब सब्स्टिट्यूशंस डोमिनेट करते हैं और कब एलिमिनेशंस डोमिनेट करते हैं। मैं आज ये पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के चाहे स्टूडेंट हो जो सीख रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, या फिर अगर कोई टीचर भी है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं पूरे आपके जितने भी पाप है वो सारे धो दूंगा, एकदम धो डालूंगा, पूरा बता दूंगा कब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, मेजर होगा, और कब एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। सारी चर्चाएं कर देंगे अपन, चिंता मत करो। वीडियो ज्यादा लंबी करूंगा नहीं, बहुत गजब की बात करूंगा और बहुत पते की बात करूंगा आपके लिए। दोस्तों इसमें ये 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा बता दे रहे मेजर कौन सा होगा, मेजर बता दे, तो आप बोलोगे सर ये तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, सर इट इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, दिख रहा है यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और ऊपर वाले जो है ना, ये वाले जो है ना, ये वाले
ये वाले जो है ना, ये तीनों ये इलिमिनेशन प्रोडक्ट है सर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने OET नेगेटिव ने बेस की तरह बिहेव किया है, बेस की तरह, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ बता मेजर कौन सा होगा, ये क्या है, ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी सेकंड डिग्री सबस्ट्रेट है, सेकंड डिग्री सबस्ट्रेट है, कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है, SN1 के थ्रू जाता है, ये SN2 के थ्रू जाता है। यही अपन अब चर्चाएं करेंगे, यही मैं अब बात करूंगा आपसे। चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। तो इसका क्या रहेगा मेजर, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, जैसे ही आप इस क्लास को पूरा कर लेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा मेजर होगा, आप खुद बता देंगे, चिंता ही मत करिए। हाँ सवाल इसी का ही है, सवाल इसी का है कि इस केस में ही हमें जानना है कि मेजर क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड मेजर बनेगा या फिर इलिमिनेटेड मेजर बनेगा, और इलिमिनेशन में भी कौन सा मेजर होगा, यही तो अपने को जानना है। चलिए जानेंगे, जान लेंगे, जान ही लेंगे, बिल्कुल जानेंगे। जब भी कभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते तो किसी भी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स में ले लेता हूं, नॉर्मली हम अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, इन्हीं पर सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं, इन्हीं पर सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, इनके सब्स्टिट्यूशन समझना बेहद आसान है, इन्हीं पर सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं और आप ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये आप बनाते हैं। तो हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है और जाना है कि मैकेनिज्म जो होता है किसी भी रिएक्शन का, कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म से चलेगा, क्या SN1 होगा, SN2 होगा, SNI होगा, ये होंगे, या फिर E1 होगा, E2 होगा, E1CB होगा, क्या होगा, या फिर एंटीमेरिक NGP होगा, क्या होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोकली ये इन चार पांच फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं 4-5 फैक्टर्स आपके सामने लिख रहा हूं, डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज हमें जो जानना है वो केवल इन 2 फैक्टर्स से ही हो जाएगा, यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां जाने की नीड ही नहीं है। इन दोनों से ही अगर अपना काम बन रहा है तो हम यहां क्यों जाएंगे यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अपन यहीं से खेला खेल लेंगे। देखिए किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से चलता है वो डिपेंड करता है आपका सबस्ट्रेट कैसा है। सबस्ट्रेट मतलब वो जो अल्काइल हैलाइड है, वो जो रिएक्टिंग कार्बन सेंटर है, जिस पर वो इंटरेक्शन होनी है, जिस पर अटैक होने हैं, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करता है, ये पक्का ही करता है। आप हमेशा पढ़ा होगा 1 डिग्री जो होते हैं वो हमेशा, अगर सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमेशा SN2 से जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन कभी स्टेबल नहीं होते, तो SN1 हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा बायोमोलिकुलर पाथ से जाते हैं। और ये जो 3 डिग्री वाले होते हैं, अगर इनमें सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये पक्का SN1 से ही जाते हैं, ये आप जानते हैं। तो फिर मैकेनिज्म किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे देखना पड़ेगा कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री का सबस्ट्रेट है, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का है। एक तो पहली बात। दूसरी बात ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इसका क्या नेचर है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, और कई केसेस में ये मॉडरेट भी हो जाता है, मॉडरेट भी होता है। फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, मॉडरेट वाला केस क्या, इसमें क्या होगा, ये तो अपन बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा बेहद कम है, इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। ये है असली जो विलेन है ना, वो ये है असली विलेन और हीरो यही है। स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, इनके जो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा और उनके बेसिस पे ही अपन देखेंगे, उसी पर अपन समझेंगे कि क्या होने वाला है, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, वही अपन समझेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस, इसका नेचर कैसा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या मॉडरेट है। मॉडरेट की चर्चा थोड़ी है, इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है, इनकी चर्चा करेंगे। सॉल्वेंट पर तो बहुत हद तक मैकेनिज्म डिपेंड करता है, आप जानते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब आप जानते हैं। इनमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी वेरी करती है, न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन वेरी करता है और उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरी करती है। ये सब तो आप पढ़े ही हैं, इनकी मैं चर्चा कर ही नहीं रहा, इसकी तो चर्चा कर ही रहा। और टेम्परेचर की भी बात, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में इल्यूमिनेशन डोमिनेट कर जाते हैं, एंट्रोपी इफेक्ट होता है,
वो सब भी चर्चा के विषय होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर चर्चा के विषय नहीं है। यहाँ पर तो हम केवल दो चीजों से ही खेल खेल सकते हैं, दो ही चीजों से जान लेंगे कि किस तरह का मैकेनिज्म कौन से सबस्ट्रेट पर कब डोमिनेट करता है। अभी समझते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना, देखो सबस्ट्रेट केवल दो ही चीजों की हेल्प लेंगे। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, इसकी हेल्प लेंगे, एक ये फैक्टर ले लेंगे, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल या बेस, इसका नेचर कैसा है। इसके 4 कॉम्बिनेशन मैंने अभी बोला, स्ट्रॉन्ग और वीक वाले, ये 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपके आगे बना दिए हैं, और इन्हीं 4 कॉम्बिनेशन के बेसिस पर और सबस्ट्रेट के नेचर के बेसिस पे ही मैं आपको आज सिखा दूंगा कि कब कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। हो जाएगा खेल दोस्तों। आज तो आप दिल थाम के बस बैठ जाइए, दिल थाम के इस वीडियो को सुन लीजिए। बस आपका बहुत सा कष्ट हर दूंगा आज मैं, आप चिंता ही मत करिए, बहुत सा कष्ट हर दूंगा। देखिए, न्यूक्लियोफाइल और बेसिस 4 तरह के हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हो लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो लेकिन न्यूक्लियोफाइल वो वीक हो। तो ऐसे कौन होते हैं ऐसे? सर ऐसा ना, सर ऐसा। चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं कौन होते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस हो और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो। फिर ऐसे केसेस में क्या होगा? अरे न्यूक्लियोफाइल को आप देख लो, न्यूक्लियोफाइल के नेचर को देख लो और सबस्ट्रेट के नेचर को देख लो, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बता दोगे कि कौन सा रिएक्शन चलेगा, कौन सा मैकेनिज्म चलेगा। सब्स्टिट्यूशन चलेगा या फिर एलिमिनेशन चलेगा, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा चलेगा, SN1 चलेगा, SN2 चलेगा, और एलिमिनेशन में भी कौन सा चलेगा, E1 चलेगा या E2 चलेगा, सब बता दोगे आप। आज सब बताएंगे आप, बस दिल थाम के जुड़े रहिए दोस्तों। ये क्या है? वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तीसरा कॉम्बिनेशन, और चौथा कॉम्बिनेशन वीक ही बेस है और वीक ही न्यूक्लियोफाइल है। चलिए अब चर्चा करते हैं। पहले तो इनके चारों को, ये कौन कौन से होते हैं, ये 4 कैटेगरी जो मैंने लिखी है, इनमें भी ये कौन कौन से, इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, इसमें कौन आता है, इसमें कौन आता है और इसमें कौन आता है। चलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और जैसे आप ये जान जाएंगे, सबस्ट्रेट का नेचर तो आप जानते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैटेगराइजेशन हम करेंगे और खेल ही खेल देंगे दोस्तों। चलिए मैं बात कर देता हूं, सुन लीजिए, दिल थाम के बैठिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? सबसे पहला कॉम्बिनेशन कहता है स्ट्रॉन्ग बेस है। ओहो, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस, N फॉर न्यूक्लियोफाइल और B फॉर बेस। आपको समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। इसमें कौन आते हैं, कौन आता है इसमें? स्ट्रॉन्ग बेस में तो सर सबसे पहले तो मुझे हाइड्राइड याद आता है सर। स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन न्यूक्लियोफाइल बहुत बर्बाद है। न्यूक्लियोफाइल तो ना के बराबर है, करता ही नहीं है ओवरलैप। समझ रहे आप मेरी बात? ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? DBN हो सकता है सर, DBN बेस। अरे ऐसे होते थे ना, नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, इस तरह के सिस्टम, इस तरह के, या आप 6 मेंबर ले सकते हैं, 7 मेंबर भी ले सकते हैं, 5 मेंबर भी ले सकते हैं। इस तरह के होते थे ना यार, इसको आप ऐसे इस तरह से, और यहां पर ऐसे, इस तरह के जो बेसिस होते थे, इस तरह के जो बेसिस होते थे, इस तरह का जो खेल होता था, इसको आप DBN, DBU और इस तरह से बोलते थे, DBN, DBU, इस तरह के जो बेसिस होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग, कमाल के स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये कार्बन से जुड़ना पसंद नहीं करते, कार्बन से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, या कार्बन से बॉन्ड बहुत स्लो बनाते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो रेट का लेना देना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से मतलब मैं क्या कहना चाहूँ कि कितनी तेजी से कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, कितनी तेजी से, कितनी जल्दी बना लेता है, कितनी जल्दी अटैक कर लेता है कार्बन सेंटर पे, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कितनी तेजी से अटैक हो जाते हैं, कितनी जल्दी अटैक हो जाते हैं, उसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये तेजी से अटैक नहीं करते, हाँ, लेकिन ये प्रोटॉन लेने के लिए जाने जाते हैं। प्रोटॉन के तो ये एकदम क्या कहिए, प्रोटॉन के तो ये एकदम सीकर है, मरे जा रहे हैं प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन तो जैसे ही देखा पागल हो जाते हैं प्रोटॉन लेने के लिए। समझ रहे आप मेरी बात? तो फिर ऐसे जो बेसिस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल है, बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, कार्बन से बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, बहुत धीरे बॉन्ड बनाते हैं, स्लोली बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन प्रोटॉन के लिए तो, प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए मरे जाते हैं, तुरंत दे देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस तरह की जो पहली कैटेगरी है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, DBN और DBU, इस तरह के जो बेसिस होते हैं ना, ये आपने खूब देखे होंगे। ये जो बेसिस है ना, दरअसल ये इस कैटेगरी में आते हैं।
और इस कैटेगरी में पहले आप कैटेगरी समझिए, केवल कैटेगरी समझिए। पहली कैटेगरी ये है, इट इज द फर्स्ट कैटेगरी। आपको ये समझ में आया? चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। अब मैं बताऊंगा कि इसके ये वाला हमने कॉम्बिनेशन ले लिया और आपने 1 डिग्री सबस्ट्रेट लिया तो क्या ये करेंगे, सेकंड डिग्री सबस्ट्रेट लिया तो ये क्या करेंगे, और थर्ड डिग्री सबस्ट्रेट लिया तो ये क्या करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर आपको यहां से दिख गया है, अटैकिंग रिएजेंट का आपको यहां से नेचर दिख गया है कि ये क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वो पहला केस मैंने आपके सामने ये रख दिया है। चलिए दूसरे केस की चर्चा करते हैं। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है स्ट्रॉन्ग ही बेस हो और स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो। ओहो ये हो। अब दूसरा केस क्या है? स्ट्रॉन्ग ही बेस हो और स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल हो। तो ऐसे कौन होते हैं? ये कौन है जो स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? सर ये तो मैं खूब जानता हूं, ये तो हम जानते हैं सर। स्ट्रॉन्ग बेस, सर स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो वो हो जाएगा OR नेगेटिव या OH नेगेटिव। ये क्या है? क्या है ये दोनों? ये दोनों क्या है सर? ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। ओहो। फिर अगर ये आ जाए, अगर अटैकिंग रिएजेंट ये हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे वेरी करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। यही चर्चा का विषय रहेगा। दूसरा केस ये हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो क्या होगा? आया आपको समझ में? इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें तो आप R कुछ भी ले सकते हैं, मिथॉक्साइड आप कर सकते हैं, इथॉक्साइड आप कर सकते हैं। अरे कर सकते हो ना यार, ऐसे बना सकते हैं आप कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये सब कर सकते हैं आप। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। चलते हैं भाई अगला खेल, अगला तीसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कहता है दो आपने देख लिए, दो आपने स्ट्रॉन्ग बेस वाले देख लिए। देखिए यहां पर देखिए, दो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिए और फिर इनको चेंज कर दिया, एक वीक न्यूक्लियोफाइल कर दिया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कर दिया। अब आप क्या करेंगे? वीक बेसिस लेंगे और न्यूक्लियोफाइल के नेचर को फिर से बदल लेंगे। तो चलिए अब अपन वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस की बात करते हैं। वीक बेस लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेस वीक है लेकिन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है लेकिन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कौन होते हैं? कौन है वो? अरे कौन है वो? कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन? अच्छा हाँ, इसमें क्या है? इसमें आपके वो वाले सिस्टम भी आ सकते हैं, इसमें आपका एलडीए भी आ सकता है, एलडीए, इसमें आप एलडीए भी ले सकते हैं। एलडीए वाला जो होता है नाइट्रोजन वाला, ऐसे वाला आइसोप्रोपाइल वाले जो होते हैं, आइसोप्रोपाइल नेगेटिव वाला, ये भी क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबरदस्त बेस है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल। आप एलडीए इसमें ले सकते हैं, बेहतरीन एलडीए ले सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? LHMDS और वो जो भी होते हैं, LHMDS करके तो होता है ना, एक LHMDS और ये सब MDS, ये भी गजब के बेस होते हैं लेकिन बर्बाद न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और इनमें क्या होता है? एमिरिडीन यूनिट होती है, एमिरिडीन यूनिट, बोलो ना यार, एमिरिडीन और ग्वानिडीन टाइप की यूनिट होती है और वो उसी से स्टेबलाइज होते हैं। खैर वो सब मैं एक्सप्लेन अभी करने नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे ये पता है कि आपको इतना आना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। वीक बेस कौन होगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? सर HBr, सर HI, सर HCl, सर H2S। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? तो यहां से अगर अपन निकालें, यहां से अगर अपन निकाल लें, यहां से अगर अपन खेल देख लें तो यहां पर क्या आ जाएगा? I नेगेटिव। ये क्या है? ये एक जबरदस्त कमाल का न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पोलराइजेबल है, बहुत जबरदस्त पोलराइजेबल है। ये भी गजब पोलराइजेबल है, ये भी कमाल ही है। और साथ में इसके साथ आप H2S भी दे सकते हैं, R2S दे सकते हैं। ये सब भी क्या है? ये सब भी क्या है? HS नेगेटिव। ये सब भी क्या है? ये सब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं लेकिन वीक बेस हैं, वीक बेस। दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेसेस। ठीक है, अब इनका भी इफेक्ट देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर।
और अंत में दोस्तों अंतिम खेल खेल लेते हैं दोस्तों। चौथा वाला जो अपना था जिसमें वीक ही बेस है और वीक ही न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका तो बहुत आसान सा उदाहरण आपके पास होता ही है। ये तो आपके पास बहुत आसान सा उदाहरण है ही, इसमें पानी आ जाता है, पानी या फिर एल्कोहल आ जाता है। तो ये क्या है, ये वीक बेस है और वीक ही न्यूक्लियोफाइल है, यही होता है। इतना इथेनॉल इथेनॉल सब ले सकते हैं, NaOH ले लो, EHOH ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो, ठीक है, टेट्राब्यूटेनॉल ले लो, ठीक है, ये आ गया। हो गए भैया 4 कॉम्बिनेशन, these 4 कॉम्बिनेशन आप दे रहा हूं, 4 कॉम्बिनेशन हो गए दोस्तों। अब अपन एक एक की सिलसिलेवार तरीके से चर्चाएं करेंगे दोस्तों, एक एक की अपन सिलसिलेवार तरीके से चर्चाएं करेंगे। ये टेबल है जो कि बहुत खूबसूरत है, आप जब भी देखेंगे आपको मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहला केस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, सबसे पहला केस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं और इट इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वही कौन से थे NaH टाइप का था, NaH टाइप का था, DBU टाइप का था, बोलो ना यार, DBU टाइप का था, DBN टाइप का था, LDA टाइप के थे, एक्सेट्रा यही थे। और ऐसे में दोस्तों चाहे 1 डिग्री हो, 1 डिग्री सिस्टम हो, चाहे 2 डिग्री सिस्टम हो, चाहे 3 डिग्री सिस्टम हो, तीनों में E2 चलेगा। E2 स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होंगे तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, और बायोमोलिकुलर में भी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मरा नहीं जा रहा, अटैकिंग रिएजेंट वीक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के साथ बहुत स्लोली बॉन्ड बनाता है। उससे पहले क्या हो जाता है, उससे पहले बायोमोलिकुलर E2 रिएक्शन हो जाता है। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस आपको दिखे और वीक न्यूक्लियोफाइल दिखे, जब भी कभी ऐसे दिखे, तो तीनों ही के केस में E2 होगा। E2 एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट्स, प्रोडक्ट बनाओ खुले तौर पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिखे, वीक न्यूक्लियोफाइल दिखे, इस तरह के दिख जाए, तो फिर चाहे 1 डिग्री हो, फिर चाहे 2 डिग्री हो, फिर चाहे 3 डिग्री हो, खुला बनाइए आप, एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन आपको मिलेगा, एल्कीन, और वो भी E2 मैकेनिज्म से। आया समझ में, आ गया समझ में। पहला पाप धो दिया मैंने आपका, चलिए दूसरे पाप की बात करते हैं। दूसरा पाप कौन सा है, दूसरा पाप तो सर स्ट्रॉन्ग ही बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन यहां पर अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये इस तरह के राजा थे, इस तरह के थे, ये इस तरह का खेला इनका हुआ करता था। बोलो यार, इसी तरह के नेता थे ये, इस तरह के थे। तो अब मैं चर्चा कर देता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की दोस्तों। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। क्या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और 1 डिग्री है, मतलब इस तरह का कोई खेल है, इस तरह का कोई खेल है, इस तरह का कोई खेल है, 1 डिग्री है, बोलो ना यार, इस तरह का कोई खेल है, 1 डिग्री है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे में 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में स्टेरिक इफेक्ट तो लगेंगे नहीं, तो फिर ऐसे में सब्स्टिट्यूशंस जो होंगे ना, सब्स्टिट्यूशन SN2 वो खूब होंगे, खूब। E2 होगा क्या, हाँ E2 भी होगा, लेकिन E2 क्या होगा, E2 माइनर होगा। E2 क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो कुछ पार्ट एज एन बेस ट्रीट करके E2 मैकेनिज्म से एल्कीन बना देगा, लेकिन मेजर तो ये बनेगा, ये बनेगा मेजर 1 डिग्री के केस में, जहां पर स्टेरिक इफेक्ट बेहद कम है। लेकिन जैसे ही स्टेरिक इफेक्ट बढ़े 2 डिग्री हुआ तो ऐसे में उल्टा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों कैरेक्टर कमाल के हैं। बेसिक कैरेक्टर की बेसिसिटी भी इसकी, मतलब प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी भी जबरदस्त है और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में तेजी भी बहुत जबरदस्त है। तो फिर ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट काम करने लगते हैं, और आप बखूबी जानते हैं कि SN2 में और E2 में स्टेरिक इफेक्ट कहां पर ज्यादा लगते हैं सर, यहां पर ज्यादा लगते हैं, यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को या अटैकिंग रिएजेंट को उस
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर से लेना देना नहीं होगा, यहां पर अटैक नहीं करता। अरे अगर एलिमिनेशन करवाऊं तो यहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करेगा, वो तो यहां से प्रोटॉन लेगा। समझ गए आपकी बात? तो अटैकिंग रिएजेंट अगर स्टेरिक कंजेशंस बढ़ रहे हैं, स्टेरिक क्लैशेस बढ़ रहे हैं, स्टेरिक इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो फिर अटैकिंग रिएजेंट क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी दिखाएगा। यहां पर जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट लग रहे हैं। यहां से जाएगा तो स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। तो और ऐसे में जहां पर स्टेरिक इफेक्ट आ जाते हैं तो फिर कंपटीशन में कौन सा कंपटीशन डोमिनेट करेगा, जहां पर स्टेरिक इफेक्ट कम लग रहे हैं। और ऐसे में SN2 जो होगा ना, ये माइनर हो जाएगा, माइनर, और E2 मेजर हो जाएगा। E2 वहां पे भी बन रहा था, इलिमिनेटिंग प्रोडक्ट वहां पे भी बन रहा था, एल्कीन वहां पर भी बन रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी है। लेकिन यहां पर क्या था, यहां स्टेरिक इफेक्ट बेहद कम थे, ना के बराबर थे, इग्नोरेबल थे, नेग्लिजिबल थे। तो यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर गया। सब्स्टिट्यूशन, वो जो रिएक्टिंग सेंटर था उस पर सीधा अटैक हो गया। लेकिन यहाँ पर रिएक्टिंग सेंटर पहुंचने के लिए थोड़े से स्टेरिक क्लैशेस होंगे। इससे अच्छा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ से निकाल ले तो कुछ पहुंच जाएगा और कुछ ज्यादातर यहाँ से निकल जाएगा। तो SN2 माइनर हो जाएगा और E2 मेजर हो जाएगा। बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ आपको, बहुत कमाल की। सबसे बड़ा लफड़ा दरअसल सेकंड डिग्री में ही आता है। 1 डिग्री भी बहुत आसान है, 3 डिग्री भी बहुत आसान है, लेकिन 2 डिग्री में बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं। और उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोस्तों, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, इस तरह के हों, तो फिर ऐसे में सेकंड डिग्री के केस में SN2 जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो स्टेरिक कंजेशंस की वजह से वहां पर SN2 माइनर हो जाते हैं और E2 मेजर हो जाते हैं। और अगर 3 डिग्री की बात करोगे तो 3 डिग्री में तो हमेशा ही क्या होगा, E2 ही होगा, E2 ही होगा। 3 डिग्री में तो हमेशा E2 ही होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग। जब यहां पर स्टेरिक क्लैश इतने ज्यादा हो गए, अरे यहां पर SN2 1 डिग्री में SN2 डोमिनेट कर रहा था, जैसे 2 डिग्री में आया तो माइनर हो गया और 3 डिग्री आते आते ये मेजर हो जाएगा। ये पूरा ही हो जाएगा, पूरा इसमें हो जाएगा। आया आपको समझ में? पूरा E2 के थ्रू ही जाएगा। अरे सेकंड डिग्री में ही जब स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करने लग गए, डिसाइडिंग रोल प्ले करने लग गए, तो 3 डिग्री में तो बहुत ज्यादा स्टेरिक कंजेशन हो जाएंगे, स्टेरिक क्लैशेस हो जाएंगे। और ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस की तरह ही बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर नहीं पाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने आएगा, बॉन्ड बना नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिक कंजेशन है। और ऐसे में ये दूर से ही इस बीटा को ही ले लेगा एंटी पेरिप्लेनर फैशन में और E2 ही बनाएगा। आया आपको समझ में? तो 2 केसेस मैंने आपके सामने रख दिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस वाले, स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब तीसरा केस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओहो, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें वही आ गए आपके I नेगेटिव, Br नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव। समझ गए आप मेरी बात? RS नेगेटिव, SH नेगेटिव। इस तरह के आपके दोस्त, आपके मित्र इस तरह के आ गए। चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की चर्चा कर लेते हैं चर्चाएं। क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस है, वीक बेस है, तो फिर यहां पर इलिमिनेशन जैसा तो कुछ होगा नहीं, देखिए पीछे वाले केसेस में, दोनों केसेस में सर E2 डोमिनेट किया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल E2 डोमिनेट किया। और यहां पर भी अगर अपन देखें तो यहां पर केवल 1 डिग्री के केस में SN2 मेजर है, इसके अलावा 2 डिग्री के केस में भी E2 मेजर चल रहा है और 3 डिग्री के केस में भी E2 मेजर चल रहा है। इसका मतलब जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे तो इलिमिनेशन आपका डोमिनेट करेगा, इलिमिनेशन ही चलेगा। बस 1 डिग्री के केस में यहां पर सब्स्टिट्यूशन चल सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट दे सकता है, लेकिन यहां पर भी कई बार यहां पर भी ये डोमिनेट कर जाता है, कई बार यहां पर भी ये डोमिनेट कर जाएगा। 1 डिग्री में यहां पर भी डोमिनेट कर जाएगा। कौन? वो वाला। अरे अभी तक तो क्या था, अभी तक तो SN2 डोमिनेट कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN2 डोमिनेट कर रहा था। लेकिन कई बार 1 डिग्री में E2 यहां पर भी डोमिनेट कर जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आपके ये जो R है ना, अगर आप इसको स्टेरिकली और इनकम्पल्ड कर दो, स्टेरिकली और इनकम्पल्ड बड़ा बना दो, स्टेरिकली बल्कियर कर दो, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल को अगर 1 डिग्री दिखा दिया, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, अगर इसको 1 डिग्री दिखा दिया तो फिर ये डोमिनेट नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, फिर ये डोमिनेट कर जाएगा। ध्यान रखना है इसका। इसलिए अब आपने ये देख लिया, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना तो फिर एलिमिनेशन डोमिनेट करता है। एलिमिनेशन यहाँ पर भी E2 है, यहाँ पर भी E2 है, और फिर यहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ आ गया तो यहाँ पर भी E2 आ जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये कहना चाह रहा हूँ जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना तो फिर वहां पर एलिमिनेशन डोमिनेट करते हैं। केवल इसको छोड़ दो, इसका भी मैंने डिस्कस कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे दुनिया में तो फिर वहां पर एलिमिनेशन एल्कीन प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे। समझ गए आपने बात? अब वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आप एल्कीन कैसे बनाएंगे? आप सेडजेफ रूल से बनाएंगे या हॉफमैन रूल से बनाएंगे? ये अभी चर्चा का विषय नहीं, अभी मैं वो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो उसकी अभी बात ही नहीं। चलिए अब मैं वीक बेस पे आ जाता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे आ जाता हूँ। और आप जानते हैं अगर वीक बेस है तो फिर E2 तो नहीं चलने वाला, E2 का तो मामला बनेगा नहीं, फिर तो E2 का मामला बनने से रहा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ऐसे में 1 डिग्री में तो पक्का ही SN2 चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना यार कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकंड डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर भी SN2 चलेगा, लेकिन अगर थर्ड डिग्री की बात करें तो थर्ड डिग्री में SN2 तो होते नहीं, SN1 हो जाएगा। ओहो SN1 हो जाएगा। मतलब अगर वीक बेस हो गया, अगर ये वीक बेसिस है, अगर इस तरह के अटैकिंग रिएजेंट आ गया ना तो फिर आप एज एन प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर ये काम कर नहीं सकते, ये प्रोटॉन नहीं खींच सकते। और अगर ये प्रोटॉन नहीं खींचेंगे तो फिर ऐसे में ये एल्कीन तो बनाएंगे नहीं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट तो ये देंगे नहीं, तो फिर ऐसे में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही देंगे, क्योंकि ये गजब के न्यूक्लियोफाइल है, गजब के अटैकिंग रिएजेंट है, बहुत फास्ट अटैक कर लेते हैं। और इन दो केसेस में 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म और 3 डिग्री में SN2 हो नहीं सकता, स्टेरिक क्लैशेस है, तो फिर ऐसे में SN1 तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करता है। बोलो यार, आया आपको समझ में? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करता है। और अंत में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, लिखा भी है, अरे लिखा भी है, ये SN2 और SN1। बोलो यार, आया आपको समझ में? और ये चौथा अंतिम खेल, अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीक ही बेस है और वीक ही न्यूक्लियोफाइल है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें अल्कोहल टाइप के आते हैं या फिर पानी टाइप के आते हैं। पानी ने तेरा रंग कैसा, समझ गया आपने? इस तरह का खेल आता है। और दोस्तों ऐसे में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा खेला है। दरअसल होता क्या है, जब भी कभी वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तो फिर ऐसे में क्या है, ऐसे में सर बाइमोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि बाइमोलिकुलर रिएक्शन होने के लिए आपको दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए, या तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो या फिर बेसिसिटी ज्यादा हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग तो चाहिए उसमें से, कोई एक स्ट्रॉन्ग तो चाहिए। अरे कोई एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना यार, तभी तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों वीक है तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन तो होने से रहे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में SN2 का स्कोप और E2 का स्कोप तो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त। क्या रह गया सर? SN1 का स्कोप रह गया और E1 का स्कोप रह गया, SN1 का स्कोप रह गया और E1 का स्कोप रह गया। और ये भी तब होते हैं दोस्तों, वैसे तो ये रिएक्शंस बहुत वीक होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ, 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ अगर मैंने वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ अगर आपने इस तरह के अटैकिंग रिएजेंट ले लिए जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, तो रिएक्शंस बहुत स्लो होंगे। मतलब ये रिएक्शंस तो होंगे ही नहीं, इस मैकेनिज्म से तो होना ही नहीं, ये तो मैकेनिज्म ही नहीं चलेगा, ये तो मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट होगा ही नहीं, ये तो लग ही नहीं सकता। ये लगेगा लेकिन ये भी बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो रिएक्शन होंगे, बहुत स्लो। तो आप बोलोगे सर फिर कंपेरेबल रेट या कंसीडरेबल रेट पर कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, किन में हो सकते हैं इस मैकेनिज्म से रिएक्शन इनके साथ? तो दोस्तों वो खेल हो सकता है एलाइलिक या बेंजाइलिक में, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक 1 डिग्री या 2 डिग्री हो रहे हैं। एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री, और उसके साथ ये वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर ये रिएक्शन कंसीडरेबल रेट से उस मैकेनिज्म से हो सकते हैं। और अगर इसकी बात करूं 3 डिग्री है, 3 डिग्री के साथ वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो सकता है? 3 डिग्री के साथ वीक बेस है
वीक न्यूक्लियोफाइल है सर, SN1 तो हो ही सकता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बनता ही है, और E1 भी हो सकता है। अब इनमें भी इन दोनों में से SN1 करूं या E1 करूं, कौन सा होगा दोस्तों, कर देते हैं चर्चा। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको आ गया समझ में। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग होगा तो हमेशा आप इलिमिनेशन की तरफ जाइएगा। 1 डिग्री के केस में आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रहे कि वहां पर भी स्टेरिकली बल्कियर नहीं होना चाहिए। अगर स्टेरिकली बल्कियर हो गया तो फिर वहां पर भी सब्स्टिट्यूशंस नहीं होंगे, वहां पर भी फिर इलिमिनेशन मेजर बनेगा, और वो भी E2 मैकेनिज्म से। ये अपने को समझ में आ गया, ये अपने को समझ में आ ही गया। तो हाईली जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और वीक बेसिस हो तो फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशंस ही डोमिनेट करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री में स्टेरिक का खेल है। स्टेरिक, इसी पर था मेरा वो सवाल जो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने आपको सवाल दिया था, सवाल नंबर 36, वो इसी पर है, इसी पर 36 या 35 का जो वो इसी पर है, इसी पर समझ गया मेरी बात। तो सब्स्टिट्यूशंस होंगे और वो SN2 मैकेनिज्म से, लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो SN1 मैकेनिज्म से। और इसके अपन ने चर्चा कर ली, यहाँ पर तो E1 और SN1 ही लगेगा, SN2 और E2 तो लग ही नहीं सकता, बिल्कुल लगाना ही मत, कभी मत लगाना। SN2 और E2 तो यहाँ लगेंगे ही नहीं, SN2 और E2 तो कभी नहीं लग सकते, नेवर एवर। यही दोनों लग सकते हैं, और ये भी कब लगेंगे, कंसिडरेबल रेट से, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड्स एलाइलिक या बेंजाइलिक हो। और अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में SN1 से भी हो सकता है, प्रोडक्ट SN1 से भी बन सकता है, E1 से भी बन सकता है। कौन सा बनेगा, अब आप बोलोगे ना सर इसमें भी बताओ ना कौन से में बनेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये और पढ़ लीजिए, ये और जान लीजिए। जब वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल हो, ROH या H2O, तो फिर अगर आपकी एल्कीन E1 मैकेनिज्म से जो आपकी एल्कीन बनेगी, अरे SN1 बोला मैंने और E1 बोला, किसके केस में, 3 डिग्री के केस में, ठीक है, किसके साथ, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो SN1 प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, E1 भी बन सकता है। 3 डिग्री है तो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, अरे कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और ऐसे में ये हो इसके साथ जुड़ के ये बनाए, या फिर यहां पर ये H निकाल दे, H निकाल के ये बना ले, मतलब ये बनाए या फिर ये बनाए, कौन सा बनेगा, ये सब्स्टिट्यूशन बनेगा, E1 से SN1 से प्रोडक्ट बनेगा या फिर E1 से प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा। तो दोस्तों मैंने बात लिख दी है, अगर आपका एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर ये मेजर बनेगा। और अगर ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, मतलब अगर ये बाई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर ऐसे में, या फिर बाई में तो खैर बाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, या फिर केवल एक ही यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है, वन सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है, तो फिर ऐसे में ये मेजर नहीं होगा, ये मेजर होगा, ये मैंने लिख दिया है। तो अब इसके केस में अगर अपन बात करें तो ये मेजर होगा, अरे ये मेजर होगा ना, क्यों, क्योंकि एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो फिर ऐसे में SN1 प्रोडक्ट मेजर होगा, मतलब ये मेजर होगा। और अगर मैं दूसरा केस ले लूं, कुछ इस तरह का केस ले लूं, कुछ इस तरह, तेरी पल की मेरी पलकों से मिला ले आंसू तेरे, ये अगर ऐसा केस हो जाए दोस्तों, ऐसा केस अगर कुछ हो जाए, या फिर इसको CL ले लीजिए ना यार, आप इसको BR ले लीजिए, इसको आप BR लीजिए, और ऐसा केस आ जाए तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये बनेगा। अरे यार SN1 और E1 में कार्बोकैटायन जो बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो दोनों में सिमिलर ही बनता है ना यार, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो दोनों का एक ही है, दोनों में यही बनेगा। अभी तो यही बन गया, अब आगे क्या हो, यहाँ पर ये अल्कोहल अटैक करके सब्स्टिट्यूशन दे, SN1 दे, या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकल के E1 प्रोडक्ट दे। बताइए क्या होगा,
अगर इनकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये लग गया, ये लग गया। और अगर यहाँ की बात करूँ तो ये क्या बन गया, ये इस तरह का बन गया। अब आप मुझे बताइए कौन सा डोमिनेट करेगा। यहाँ पर अगर बात करूँ ये वाला, ये क्या है, ये SN1 प्रोडक्ट है। यहाँ बात करूँ तो सर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ट्राई है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अगर एल्कीन बन गई तो फिर SN में इवन मेजर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पर SN1 मेजर था, इवन माइनर था, लेकिन अगर यहाँ बात करूँ ना दोस्तों तो फिर ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर हो जाएगी और ये माइनर हो जाएगा। ओहो, आ गया आपको समझ में, पल्ले पड़ गई आपको बातें, आपको सारी बातें पल्ले पड़ गई हैं लगता है मैंने आपके वो सारे पाप हर लिए हैं जो आज तक बने हुए थे। तो दोस्तों इस टेबल को आत्मसात कर लो, इस टेबल को जान लो, मान लो, और इसी के बेसिस पर अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो फिर आपके बहुत से सवाल, 98% सवाल आप बना ले जाएंगे केवल इसी चार्ट के जरिए, केवल इसी डायग्राम के जरिए आप बहुत कुछ सॉल्व कर ले जाएंगे दोस्तों। तो यकीनन मैंने आपके उन पापों को जरूर हर लिया होगा जो कि उस वजह से थे। अच्छा हाँ, सवाल तो सर रह ही गया, सवाल रह गया सर, वो वाला सवाल तो रह गया ना जो शुरू में आपने पूछा था, ये वाला सवाल तो रह गया सर, ये तो बताओ सर, ये तो बताओ, ये तो बताया नहीं आपने, ये तो बताओ इसका क्या खेल होगा। तो इसमें है क्या है ये सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ओह स्ट्रॉन्ग बेस भी है सर OET है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। और ये सबस्ट्रेट कैसा है सर, सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री। तो सेकंड डिग्री में स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सेकंड डिग्री स्टेरिक इफेक्ट्स काम करने लग गए, स्टेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में E2 जहां पर स्टेरिक इफेक्ट कम लगते हैं SN2 के कंपैरिजन में, तो E2 मेजर बनाने की कोशिश होगी। तो यहां पर ये वाले जो हैं इलिमिनेशन जो प्रोडक्ट हैं वो मेजर बनेंगे बजाय सब्स्टिट्यूशन के। ये माइनर बनेगा, माइनर, अरे माइनर बनेगा ना, ये माइनर बनेगा। देखो ये देखो ये रहा यार कहां गया, ये रहा, अरे सबसे आगे पेज पे गया, माइनर SN2 माइनर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वही OR नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सेकंड डिग्री SN2 माइनर इनटू मेजर। ओहो सर, मेजर पता लग गया सर, मैं बताऊंगा सर इन तीनों में से कोई बनेगा। और कमाल है दोस्तों, E2 में भी E2 स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, E2 स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। और स्टीरियो सेलेक्टिव में भी कौन से मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो, और हाईली सब्स्टिट्यूटेड में भी वो बनते हैं जो जो ये तो वैसे भी क्या है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये तो वैसे भी बहुत कम बनेगा। इन दोनों में E बनेगा, क्योंकि ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, जो एलिमिनेशन होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, तो ये बनेगा। तो ये मेजर होगा और ये सब माइनर होंगे, माइनर आया समझ में। तो दोस्तों एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको केवल इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे ही, हम तो केवल दो ही फैक्टर के बेसिस पे खेल गए, दो फैक्टर लिए, केवल नेचर ऑफ सबस्ट्रेट जाना, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट जाना और उसी के बेसिस पर पूरा खेल ही पढ़ दिया, पूरा खेल ही जान लिया, पूरे खेल में ही मजा आ गया होगा आपको। तो दोस्तों ये था एक बेहतरीन खेल जो आपके सामने आज मैंने प्रस्तुत कर दिया है, और ये था वो चार्ट जिसका आप यूज करके अपने 98% तक सवालों को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन सेशन में। आप इसे शेयर करिएगा, खैर आप करते नहीं, आप करेंगे ही नहीं, आप मुझे पता आप नहीं करने वाले, कोई बात नहीं, आप करें ना करें, लेकिन मेरा धर्म है सवाल बनाना, बेहतरीन थ्योरीज देना, और मैं वो दूंगा। एक चीज और थी, कुछ लोगों की ये शिकायत मेरे पास आई थी कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खैर खुले हुए हैं, आंडू पांडू सब पढ़ा ही रहे हैं आजकल, कोई भी जो भी MSc करता पढ़ाने लग जाता है, खैर वो उनका विषय। मैं तो सिंपल ये कहना चाह रहा था, कुछ लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो सिंपली ये कहते हैं कि वो XYZ किसी भी अर्जी फर्जी एकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ समस्या ये हो रही है कि
वहां पर वो डाउट भेजते और टीचर्स उनके डाउट नहीं लेते, टीचर उनके सवाल देखते और इग्नोर कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उन टीचर्स से भी और उन स्टूडेंट से भी। स्टूडेंट से तो रिक्वेस्ट किया है, स्टूडेंट से तो स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि पहली बात तो आप उनके भरोसे रहिए मत, उनको जितना आता है वो आपको पता ही है कितना आता है उनको, तो उनके भरोसे तो आप प्लीज मत रहिए। आप बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, अपने टीचर्स जो आपके कॉलेज के टीचर्स हैं या फिर आपके जो भी कांटेक्ट में मेरे जैसे कुछ लोग हैं या जो भी और कोई कांटेक्ट में, आप उनसे पूछिए। उनके भरोसे मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए उनके भरोसे। और दूसरा, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ जो कोचिंग वाले, अगर आपके बस की नहीं है तो फिर यार क्यों एडमिशन ले रहे हो, क्यों उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। उनको बता दो कि तुम्हें नहीं आता है तो खैर वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ यार तेरे साथ समय वेस्ट नहीं करना है। मेरे साथ खैर कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती, मेरे चाहे कितने भी कस्टमर हो, चाहे वो मेरी बुक लिए हो, चाहे वो मुझसे वैसे कभी पढ़े हो, चाहे सो कॉल्ड अनअकैडमी और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में मुझसे पढ़े हो, मेरे यूट्यूब के थ्रू मेरे से जुड़े हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, कभी भी, नेवर एवर, कभी मैं ऐसा नहीं करता मेरे पास सवाल आया हो और मैंने नहीं बताया हो, इसका ये मतलब नहीं मुझे सब कुछ आता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपको आता है या नहीं आता। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं आता यार, ये मैंने नहीं पढ़ा है या